देखो पहला काम हम लोग का जब वैल्यूएशन चालू करते हैं तो सबसे पहला काम है पीसी निकालना, परचेज कंसिडरेशन, कितने में किसको खरीदा गया। जाहिर सी बात है, अगर हमको पता चल जाए कि 5 लाख में खरीदा तो इसने बेचा कितने में, 5 लाख में, तो पीसी दोनों जगह सेम निकलती है, चाहे बेचने वाले को हो चाहे खरीदने वाला को। परचेज कंसिडरेशन कि हमने उसको कितने में खरीदा या उसने अपने आप को कितने में बेचा। तो पीसी जो निकालने का तरीका उससे है, चाहे इन द बुक्स आप बायर के वहाँ करें, चाहे इन द बुक्स आप वेंडर के वहाँ करें, इन द बुक्स आप ट्रांसफर कंपनी के वहाँ, चाहे इन द बुक्स आप ट्रांसफरिंग कंपनी के वहाँ। तो सबसे पहला काम पीसी होगा, कितने रुपए में हमने बेचा अपने आप को, ठीक है। अब उसके बाद जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी, तो जर्नल एंट्री दोनों जगह होगी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी को वहाँ भी होगी और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी को वहाँ भी होगी। अभी जो एंट्री बताई गई किसकी बुक में बताई गई है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, यानी वेंडर कंपनी, विक्रेता कंपनी जो अपने आप को बेच रही है। तो जब वो अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज, अपने सारी चीज़ों को बेच देगा और उसके बाद जिसको बेचा गया है बायर कंपनी से, उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, शेयर मिलेगा, जो भी मिलेगा। ये मिलेगा तो अपने पास नहीं रखेंगे, ये क्या करेंगे, हम अपने शेयर होल्डरों को दे देंगे किलो में। तो कहना बताया कि पीसी मिलती है हमको, परचेज कंसिडरेशन मिलता है, किनको देना होता है, वो शेयर होल्डर्स को देना होता है, ठीक है। तो सारी केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, क्योंकि हमने जर्नल एंट्रीज लिखा है सिर्फ 8। तुम लोग बुक में अगर देखोगे मुझे नहीं रहती, तुमने उम्मीद आएगी कम से कम 20 एंट्री मिलेगी। कितनी एंट्री, 20 एंट्री मिलेगी तुम लोगों को। मैंने सबको समरी बना दिया है, बहुत सारी बातें इसमें मिल जाएंगी। जो 4 एंट्री 3 एंट्री किया हुआ है वो सब 1 एंट्री में आ जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि कब कौन सी चीज़ रहेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 20 एंट्री जो है उससे कोई मतलब नहीं है, सब इसी 8 एंट्री में काम चल जाएगा हम लोगों का। और जब भी कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी एंट्रीज हो ही, हो सकता है 5 एंट्री 6 एंट्री में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 5 और 6 एंट्री में, ठीक है ना। तो लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि कॉन्सेप्ट है क्या एंट्री पास करने का। तो और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पीसी निकल चुकी है, पीसी निकालने का डर सीख चुके हैं हम लोग। अब पीसी के बाद जनरेटरी पास करनी, तो जनरेटरी में क्या आता है, सबसे पहले लिखा गया विच एसेट्स टेकन बाय ट्रांसफरिंग कंपनी। कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो ट्रांसफरिंग कंपनी ने लिया। तो हमने बताया कि उसके पास एसेट्स दी हुई है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेंटरीज, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवर, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो हमने बताया कि जरूरी नहीं है कि बायर कंपनी वेंडर कंपनी के सभी एसेट्स को ले लें, हो सकती है कुछ छोड़ दें, भाई हम ये एसेट्स नहीं लेंगे, हम ये एसेट्स लेंगे। और ये भी कह सकता है कि ऑल एसेट्स लेंगे, दोनों कंडीशन हो सकती है। जो एसेट्स बायर कंपनी लेगी, कंसेप्ट याद रखना, जो कंपनी बायर कंपनी खरीदेगी उसके एसेट्स को, वो सारी एसेट्स जब लेगी तो मैं तो किसका अकाउंटेंट हूँ, बायर का नहीं हूँ, किसका है, वेंडर का अकाउंटेंट हूँ। अगर मैं वेंडर का अकाउंटेंट हूँ तो वेंडर कहाँ से जब एसेट्स जाएगी तो एसेट्स क्रेडिट होगी, डेबिट होगी। मान लो मैं एसेट्स खरीदा हूँ, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट्स बेच रहा हूँ, क्या एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट। इसका मतलब जब भी मेरे पास से एसेट्स जाएगी, मैं वेंडर के वहाँ कहूँ, एसेट्स अगर जाएगी तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी, एसेट्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। देखो वहाँ पर क्रेडिट लिखा गया। लेकिन जब भी कोई कंपनी बिकती है या कंपनी का समापन होता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो जितनी भी एसेट्स पहले होती है वो सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसी पार्टनरशिप पे भी पढ़ के आए कि जब पार्टनरशिप पे वाइंडिंग अप होती है तो जितनी भी पार्टनरशिप पे एसेट्स होती है सारी एसेट्स को हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे। अकाउंटेंट उसका क्या करेगा, फर्म से खत्म करेगा, फर्म से खत्म करने के क्या करेगा, क्रेडिट, लेकिन पैसा भी नहीं जा रहा किसी का, अब सिर्फ किस में डालेंगे उसको, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये सब चीज़ें पढ़ के आए होंगे। तो चाहे पार्टनरशिप में वाइंडिंग अप पढ़ के आओ, चाहे कंपनी में वाइंडिंग अप पढ़ो, चाहे कंपनी का ये अमलगमेशन पढ़ो, ये सारे केसेस में अकाउंटेंट के तौर पर हम ये काम करेंगे कि जितनी भी एसेट्स है उस सारी एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो हमारे पास बैलेंस शीट खाली हो जानी चाहिए। तो खाली करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 एसेट्स कर दूंगा, सारी एसेट्स क्रेडिट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, एसेट्स साइड की खत्म हो जाएगी। डेबिट किसको करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब सारी एसेट्स को यहाँ से हटा करके दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, उस खाते का नाम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। कौन सी एसेट्स देखो लिखा हुआ है, विच एसेट्स टेकन बाय बायर कंपनी, जो एसेट्स बायर कंपनी लिया है सिर्फ उसी को ट्रांसफर करोगे, किसमें, रियलाइजेशन में। ध्यान रखना इस बात को कि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही एसेट्स ट्रांसफर की जाएगी जो बायर कंपनी ने परचेस किया हुआ है। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, विच एसेट्स टेकन
बाई ट्रांसफरी कंपनी। तो सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट कर दूंगा, रियलाइजेशन डेबिट कर दूंगा। अब कुछ एसेट्स छोड़ दिया होगा उसने, तो जो एसेट्स बायर कंपनी नहीं लिया तो नहीं लिया तो कंपनी क्या उस एसेट का क्या करेंगे? उसको भी तो खत्म करना है, बैलेंस शीट जीरो कर रही है, बैलेंस शीट आपकी जीरो हो जानी चाहिए, कुछ भी एसेट्स में बची नहीं चाहिए। जो एसेट्स नहीं लिया है तो उसका क्या करेंगे? वो उनके शेयर होल्डर को दे देंगे। तो एसेट्स हमने जब खत्म करेंगे तो लिखा गया टू एसेट्स करना ही करना है, डेबिट क्या कर दूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो लिखा गया विच एसेट्स नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि ऐसी एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा नहीं ली गई है, बायर कंपनी द्वारा नहीं ली गई है, तो एसेट्स खत्म करना है तो एसेट्स करेंगे ही करेंगे। अब ऐसी कौन सी एसेट्स होगी जो बायर कंपनी नहीं लेगा? तो हमने बताया था फिक्टिशियस एसेट नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? फिक्टिशियस एसेट नहीं लेगा, बनावटी संपत्ति नहीं लेगा। उसमें हो सकता है लॉस हो, कई साल से लगातार लॉस हो रहा है, वो भी लॉस जानते हो क्या लिखाता है? फिक्टिशियस एसेट नहीं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हो, या इशू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो। जब शेयर और डिवेंचर इशू किया जाता था तो कुछ एक्सपेंसेस होता था, ये सब एक्सपेंसेस को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है, इकट्ठा नहीं राइट ऑफ किया जाता है। तो ये सब के सब क्या मानते हैं लोग? एसेट्स मानते हैं। इसको फिक्टिशियस एसेट दिखाते हैं, या तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे कहाँ दिखाएंगे? रिजल्ट सरप्लस में। तो रिजल्ट सरप्लस में माइनस करके दिखाया जाता है, तो हम माइनस का जो फिगर होगा तब समझ जाना कि वो भी क्या है? हमारी एसेट सही है। तो एसेट जब खत्म करोगे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किस में डाल दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिया जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो एसेट्स लिया उसको भी खत्म किया गया, जो एसेट नहीं लिया उसको भी खत्म किया गया। जो एसेट ले लिया गया बायर कंपनी द्वारा उसको रियलाइजेशन ट्रांसफर किया गया, और जो एसेट नहीं लिया गया उसको शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे विच लायबिलिटीज टेकन बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, जो लायबिलिटीज बायर कंपनी लेगी। तो पहली बात है कि लायबिलिटीज बायर कंपनी किसको लेगी? इनसाइड लायबिलिटीज को लेगी कि आउटसाइड लायबिलिटीज को लेगी? कौन सी लायबिलिटीज? बायर आउटसाइड लायबिलिटीज को, इनसाइड लायबिलिटीज को लेगी नहीं। तो लायबिलिटीज जब लेगी तो जब एसेट्स खत्म होती है तो क्रेडिट करते हैं, जब लायबिलिटीज खत्म होती है क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट करूंगा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। और जो बायर कंपनी लिया उसको किसमें ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन में। और जो लायबिलिटीज बायर कंपनी नहीं लिया हुआ है उसको भी खत्म करना है, डेबिट करूंगा उसको भी, लेकिन किसमें डालूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। वो ये लायबिलिटीज नहीं लिया उसने, आप ही इसके जिम्मेदार हो, आप ही इसको समझो। ठीक है? तो इसका मतलब कि लिखा गया विच लायबिलिटीज टेकन बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और विच लायबिलिटीज नॉट टेकन बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, तो उसके लिए भी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट किया गया है, लेकिन कि टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें भी चीज वही आ रही है कि जो लायबिलिटीज बायर कंपनी ने लिया है उसको हम लोग डालेंगे किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। और जिस लायबिलिटीज को बायर कंपनी ने नहीं लिया हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए ये चार एंट्री हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट अनड्यू परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर हम लोग जो है अपनी कंपनी को बेच रहे हैं, तो जिससे वो बेच रहे हैं उससे पैसा कितना लेना है, तो इसको पीसी ड्यू करना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी ड्यू करना। तो जब पीसी ड्यू की जाएगी कितना रुपया लेना है, तो जिससे लेना होता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने किसी को कुछ माल बेचा तो एंट्री क्या पास करते हैं? एक को माल बेचा तो क्या एंट्री पास करते हैं? ये डेबिट टू सेल्स करते हैं। यहाँ पर मैं अपना कारोबारी बेच रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? ये डेबिट टू रियलाइजेशन लिखूंगा। बिजनेस लिखा जाएगा, बिजनेस बेच रहा हूँ ना अपना, तो किसमें ट्रांसफर कर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कारोबार बेच रहे हैं ना अपना, उस माल थोड़े बेच रहे हैं उसको, तो उसको किसमें ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिखा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में। और जब माल बेचते हो एक को तो एक अकाउंट डेबिट टू सेल करते हो, बाद में ऐसे पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ये करते हो। यहाँ पर भी है पैसा वो आ रहा है तो लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। तो हमको जरूरी नहीं कैश ही आएगा, हमको कैश के रूप में आ सकता है, चेक के रूप में आ सकता है, इक्विटी के रूप में आ सकता है, प्रेफरेंस के रूप में आ सकता है, डिबेंचर के रूप में। ये तो बताया गया था कि पीसी का अमाउंट बायर कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी को कई फॉर्म में मिल सकता है हमको। तो जिस फॉर्म में मिलेगा उस सब ले लूंगा, उससे जो मिला होगा उसको मिला होगा इक्विटी शेयर, लिखूंगा इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ से आया? टू ट्रांसफरी कंपनी ए से आया। अगर ए से पैसा मिला लिखूंगा ना यहाँ पर इक्विटी शेयर टू ए या कैश अकाउंट डेबिट टू ए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये ड्यू की एंट्री पास हो गई। पैसा लेना है तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब पैसा आ जाएगा जो जिस फॉर्म में आएगा उस फॉर्म को डेबिट कर देंगे, जिससे आएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? अभी जो पैसा या शेयर या जो भी डिवेंचर अगर हमारे पास कंपनी ने दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ है?
शेयर होल्डरों का ही है, तो शेयर होल्डरों को जो देंगे तो लिखूंगा यहाँ पर, लिखा गया यहाँ पर कि शेयर एंड बैंक ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स। इसका जो भी पैसा आया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो हम कर लो अपना पैसा, टू इक्विटी शेयर ले लो, टू प्रेफरेंस शेयर ले लो, टू डिबेंचर ले लो, टू कैश लो, मतलब जो हमारे पास आया होगा। अगर इक्विटी आएगा तो इक्विटी दे देंगे, प्रेफरेंस आएगा तो प्रेफरेंस दे देंगे, डिबेंचर आएगा तो डिबेंचर दे देंगे, कैश आएगा तो कैश दे देंगे। सब थोड़ा बहुत आया होगा, 1 लाख ये, 2 लाख ये, 50,000 ये, सब देंगे। तो जो आएगा सो डेबिट करूंगा। अच्छा मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दूंगा तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट करना। वहाँ का अकाउंटेंट यही काम करेगा, पहले पैसा आया कंपनी से, ड्यू किया, पैसा आ भी गया, और उसके बाद अपने शेयर होल्डर को देगा, इस कंपनी के दे देगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर, ओपन, देखो ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर एक खाता खोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे यहाँ पर। रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे तो इसकी पोस्टिंग कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ है तो रियलाइजेशन डेबिट है, डेबिट लिखेंगे क्या, टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पर आपका रियलाइजेशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपका आ रहा है बाई रिलेशन, रिलेशन क्रेडिट है, क्रेडिट जाएगा बाई रिलेशन। तो जब ये इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद उसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस जो भी बचेगा टू में या बाई में, उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लिखा गया बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर में। तो उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास होगी, जो एंट्री जो ट्रांसफर करेंगे टू में या बाई में, तो उसके हिसाब से एक एंट्री बनेगी, वही एंट्री यहाँ पर पास की जाएगी। इतना काम करना है यहाँ पर। किसकी बुक में हो रहा है ये सब, ट्रांसफर कंपनी के वहाँ, वेंडर कंपनी के वहाँ ये सब एंट्रीज होंगी। तो इसका मतलब स्टेप क्या रखना, सबसे पहले जो असेट्स बायर कंपनी ले लिया है, जो असेट्स बायर कंपनी नहीं लिया है, जो लायबिलिटीज बायर कंपनी ने ले लिया है, जो लायबिलिटीज बायर कंपनी नहीं लिया हुआ है, उसके बाद पीसी ड्यू करना है, फिर पीसी का अमाउंट आ जाएगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसको शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन अकाउंट खोल करके चेक कर लेना है। क्लियर सबको है। ये अगर स्टेप याद होगा तो 20 एंट्री दी हुई है, सब उसी की समरी है ये, ठीक है। तो आज लगा दे क्वेश्चन ना, हैं बोलो फटाफट, ये बोलोगे हैं, क्वेश्चन लगाना ना है, चलो तुम निकालो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, चलो निकालो इलस्ट्रेशन नंबर जो है 2 नंबर निकालो। स्टेशन लगाएंगे नहीं और का लगाएंगे। चलो 5 नंबर निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो। कौन सा निकला है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 274, हिंदी वाली किताब। देखो बाबू ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ चालू है, देखो कि नहीं हो, यहाँ पर खत्म हुआ है, देखो तो आ गया क्या पूरा। अगर कभी तक मुखिया दूर कर लो, मार ऊपर नीचे का करेंगे। हाँ जी देखें, वो तो अच्छा लगी वीडियो में डिसलाइक करे का ऑप्शन था ना। वैसे जानते हो पर्सनालिटी किसने कर दी है, लाइक और नहीं करती है, डिसलाइकर्स नहीं करती है। जितने भी पर्सनालिटीज पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रमोट हुई है, आप पता तो या आगे बढ़ी है, प्राउड फील डिसलाइक्स वो अपना कमेंट जाहिर करते हैं उसके सामने, और जो अच्छा आदमी होगा वो उस कमेंट का जवाब नहीं देगा, सुनेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। अब चाह के भी डिसलाइक नहीं कर ठीक सकते ना। आज रुक तब कुछ जगह को खराब लिख देते हो जाके लिख दो गाली का पढ़ा होता होते। हाँ ये देखें लिखा है यहाँ पर कि 31 मार्च सन 2021 को सन लिमिटेड तथा स्टार लिमिटेड के चिट्ठे निम्नलिखित हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। इसका मतलब 31 मार्च 2021 को ये सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड की बैलेंस शीट दी रखी है। तो बैलेंस शीट में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले शेयर कैपिटल दोनों दी हुई है, इक्विटी और प्रेफरेंस। उसके बाद रिजर्व और सरप्लस भी दोनों का दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व दोनों का कितना है, स्ट्रक्चरल रिजर्व कितने का है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने का है। उसके अलावा नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर सन लिमिटेड का नहीं है लेकिन स्टार लिमिटेड का डिवेंचर है, उसने इशू किया था। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज दोनों की दी हुई है, सन लिमिटेड की और स्टार लिमिटेड की दोनों की करंट लायबिलिटीज दी हुई है। आगे कर रहे हैं यहाँ पर नॉन करंट असेट्स, इसमें लिखा है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट दोनों की दी हुई है, करंट असेट दोनों दी है। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखो।
कह रहा 1 अप्रैल 2021 को सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड को लिखित शर्त देती है। इसका मतलब सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड ले रही है। दो कंपनियां थी सन और स्टार। सन खरीद रही है किसको? स्टार को। किस शर्त अब ले रही है उसको भी देखो। पीसी का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, तो पीसी के लिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि 3 मेथड में से कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो लिखा गया सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड के समतांशधारियों को 10 रुपए वाले 1 लाख समतांश समूल्य पर निर्मित करेगी। साफ से बता रही है कि सन लिमिटेड जो है स्टार लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला ये इशू करेगी। और आगे बता रही है कि सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड के 6% पूर्वाधिकार अंशधारियों को 100 रुपए वाले 3006% पूर्वाधिकार अंश समूल्य पर निर्गमित करेगी। इसका मतलब इक्विटी वालों को इक्विटी दे रही है, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दे रही है। आगे करें यहाँ पर स्टार लिमिटेड के ऋण पत्रों को सन लिमिटेड द्वारा लिया गया। स्टार लिमिटेड के ऋण पत्रों को सन लिमिटेड द्वारा लिया गया। इसका मतलब जो स्टार लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर थे उसको भी सन लिमिटेड ने खरीद लिया, यानी उसकी लायबिलिटी को खरीद रही है। स्टार लिमिटेड के ऋण पत्रों को सन लिमिटेड द्वारा लिया गया और समान संख्या में 8% ऋण पत्रों में परिवर्तन कर दिया गया। सन लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल के लेखे कीजिए तथा एकीकरण के बाद यह मानते हुए चिट्ठा बनाइए कि एकीकरण विलय की प्रकृति का है और एकीकरण क्रय की प्रकृति का है। यानी इन द बुक्स ऑफ किसके वहाँ करा है? सन लिमिटेड के वहाँ। तो सन लिमिटेड क्या है? बायर कंपनी। और बायर कंपनी का हम लोग पढ़े ही नहीं है अभी तो हम लोग किसमें चले हैं? वेंडर के वहाँ। हाँ, लगाना दोनों के वहाँ है। तो मैं अभी चल रहा हूँ उसी पे इन द बुक्स ऑफ वेंडर के वहाँ। तो वेंडर कौन हम लोगों की है? स्टार लिमिटेड है। और तो दोनों कैसे का है? इन द नेचर ऑफ परचेज से लगाइए और इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाइए, क्या है ना। तो हम लोग इसको लगाएंगे इन द नेचर ऑफ, किससे लगाएंगे? उसी से लगाया जाएगा। तो और एक तरफ से फटाफट खड़ा कर इसको करते चलते हैं ताकि सारी बातें इसमें क्लियर हो जाए। चलो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है इसमें? सबसे पहला काम करना होता है पीसी निकालना। क्या करना? पीसी निकालना। सबसे पहला काम हम लोग करना होता है पीसी निकालना। तो यहाँ पीसी निकालेंगे। देखो, इसमें बताया गया कि इक्विटी शेयर दिया जाएगा आपको 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला 10 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलो, प्रेफरेंस वालों को कितना दिया जाएगा? 3000 रुपये वाला 3 लाख। क्या वो डिवेंचर भी दिया जाएगा? नहीं। कैश भी दिया जाएगा? बस। यानी कौन सा मेथड है ये? कौन सा मेथड से हम किसी निकालेंगे? नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, यानी बायर कंपनी वेंडर कंपनी को जो पे करेगी तो उसका योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे कि कितना हुआ टोटल मिला करके। बायर कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उनको जो भी देगी, डिवेंचर भी पे इशू कर दे, कैश दे दे, शेयर दे दे, कुछ भी दे दे, अगर बायर कंपनी वेंडर कंपनी शेयर होल्डर को देगी तो जितना देगी उसका टोटल कर लेंगे, वही पीसी निकल जाएगी। और ये नेट पेमेंट मेथड से बताया गया है। इससे नेट पेमेंट मेथड से यही बताया गया है। नेट पेमेंट मेथड हम लोगों का है। क्लियर है? चलो, 13 लाख रुपए की। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, यहाँ पर लिखोगे क्या? ट्रांसफर कंपनी मत लिखना। क्या लिखोगे? स्टार लिमिटेड लिखना। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। अब जब हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स का मतलब ये कि एसेट्स का नाम लिखना, जो जो एसेट्स होंगे। मैं यहाँ पर एसेट्स का नाम नहीं लिखूंगा, इसका बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा और उसके अलावा ये हो जाएगा। कहाँ गया? ये सब नाम बदलेंगे यहाँ पर। देखो, रिलेशन अकाउंट डेबिट क्या क्या गया है इसके बाद? 2 फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है और 2 करंट एसेट्स अकाउंट। ऐसे लिखा हुआ है, देख लो। फिक्स्ड और एसेट्स के तो फिक्स एसेट देखो कितने के? 10,28,000। देख लो, स्टार लिमिटेड की 10,28,000। ऐसी करंट एसेट से देखो उसकी कितने की है? 7,20,000। 7,20,000। हाँ जी, तो रिलेशन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा तब? 17,48,000। ये सबसे पहले एंट्री पे पास की गई, जो उसके एसेट को लेगा, सारी एसेट को ले रहा है। अब जो लायबिलिटीज लेगा, लायबिलिटीज भी सबको लेगा, लायबिलिटीज भी सबको लेगा। तो क्वेश्चन देखो लिखा है यहाँ पर कि डिवेंचर भी ले रहा है, यानी कि क्वेश्चन ना भी कहे तब भी हम लोग किसको लिखते हैं? क्रेडिटर तो लेना ही लेना है। डिवेंचर के बारे में बता दिया है कि डिवेंचर भी लेगा। जब डिवेंचर लेगा तो इसका लायबिलिटीज खत्म हो रही, कौन कौन सी लायबिलिटी खत्म होगी?
डिवेंचर और क्रेडिटर दो ही लायबिलिटीज है। इसलिए किसने देखो क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल लेगा नहीं, और ओरिजिनल सबूत में जनरल दुर्वा है, स्टैट्यूटरी दुर्वा है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट लॉस है, ये सब के सब कौन है, ये सब इनसाइड लायबिलिटीज है। हाँ, अब आउटसाइड लायबिलिटीज आती है डिवेंचर और करंट लायबिलिटीज बस। तो पहले मैंने बात किया था कि जो एसेट ले लिया गया उसकी एंट्री पास करेंगे, जो एसेट नहीं लिया उसकी एंट्री, तो जो एसेट लिया उसकी एंट्री पास कर चुका हूं। कोई ऐसी एसेट बची है क्या जो नहीं लिया है नहीं, तो जरूरी नहीं कि एंट्री हुई। अब बात करता हूँ जो लायबिलिटीज लिया है, तो लायबिलिटीज दो तरह की लिया है, एक तो डिवेंचर ले लिया उसने 40% नाम है उसका, तो लिखूंगा यहाँ पर 40% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और क्या है करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। हाँ जी, डिवेंचर कितने रुपए का उसका था 75,000 रुपए का, और करंट लायबिलिटीज कितने की उसके पास है 2,15,000। ये कितना हो जाएगा टोटल 2,90,000 ये हो गया आपका। अब जो लायबिलिटीज नहीं लिया उसको भी ट्रांसफर करना है, देखो लिखा क्या वहां पे, इधर देखे आप, which liabilities not taken by transferring company, which liabilities not taken by transferring company, कौन कौन सी लायबिलिटीज नहीं लिया है मुझे बता सकते हो क्या? इनसाइड लायबिलिटीज कहाँ लिया है, उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, क्लियर है। देखो तो इसमें लायबिलिटीज में दो तरह के इसमें प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है। प्रेफरेंस को अलग कर लिया जाता है, प्रेफरेंस वालों को अलग कर देता है, बाकी सब जितना भी लायबिलिटी बची है सबको ट्रांसफर कर देते इसमें इक्विटी में। तो देखो पहले प्रेफरेंस को कर रहा हूँ, प्रेफरेंस देखो कितने हमारे पास, नाम उसका है 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने के देखो वहां पर 2,60,000, लेकिन वो देना कितना है 3 लाख। प्रेफरेंस वालों को देखो कितना देना है 3 लाख, देना कितना था 2,60,000। 40,000 में जो है ना इसको यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जो लायबिलिटीज नहीं लिया उसको ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। जब लायबिलिटीज नहीं लिया तो लायबिलिटीज क्या करते हैं डेबिट, तो मैंने बताया प्रेफरेंस को अलग करो, बाकी जितना बचा होगा सिर्फ इक्विटी दे देना। तो प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा टू प्रेफरेंस होल्डर करूंगा। प्रेफरेंस कैपिटल जो है हमारे पास 2,60,000 की है, लेकिन जो देना है उनको कितना 3 लाख रुपया, तो साढ़े जो कम पड़ रहा है डेबिट साइड उसको किसमें डालूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डाल दूंगा। अब बाकी जो लायबिलिटीज बची हुई है अब सब किसमें डाल दो शेयर होल्डर में, बताया गया था कि शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है। तो क्या क्या बचा, इक्विटी वाले बचे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद जनरल रिजर्व बचा हुआ है उसको भी लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। स्टैट्यूटरी रिजर्व बचा हुआ है स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल बचा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, कैपिटल कितने का 8 लाख। उसके बाद फिर 3,35,000 63,000 3,35,000 63,000 किसमें डाल दूंगा इसको टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो 8 लाख 3 लाख कितना हो गया 11 लाख 11 लाख 11 लाख। इसका मतलब जो लायबिलिटीज नहीं लिया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो लायबिलिटीज नहीं लिया तो इनसाइड लायबिलिटीज नहीं लेगा। तो इनसाइड लायबिलिटीज में दो तरह के हैं, प्रेफरेंस वाले भी इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वालों का स्पेशल कुछ स्टेटमेंट होता है, इसलिए उनको एकदम अलग करो प्रेफरेंस वालों को। बाकी जितने भी है रिजर्व है, सरप्लस है, सिंकिंग फंड है, डीआरआर है, सीआरआर है, डिविडेंड रेगुलेशन फंड है, जितना बचता है सब किनको होता है इक्विटी वालों को होता है। और कंपनी बंद हो जाएगी तो इनको देने के बाद जितना भी बचेगा सब किनको है देना इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो इस चीज सब कुछ ट्रांसफर किसमें कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी दिया जाएगा, जनरल रिजर्व भी उन्हीं का है और स्टैट्यूटरी रिजर्व भी उन्हीं का है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का इक्विटी वालों का। ठीक है, ये काम कर दिया गया। इसका मतलब कि जो एसेट ले ली गई उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो एसेट नहीं ली गई उसको भी हम लोग कर दिए हैं, तो थी नहीं। जो लायबिलिटीज ले ली गई है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो लायबिलिटीज नहीं ली गई थी उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। इक्विटी का अलग से कर दिया गया, प्रेफरेंस अलग कर दिया गया। उसके बाद पीसीटी करेंगे। अब यहाँ पर ट्रांसफरिंग कंपनी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रांसफरिंग कंपनी का नाम लिखेंगे। जहां जहां ट्रांसफरिंग कंपनी लिखा हुआ है
वहां पर सब नाम रहेगा। नाम क्या है उसका? सन लिमिटेड है। खरीदने वाले का नाम लिखा जाएगा, बायर कंपनी नाम लिखा जाएगा, सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। कितने में लिखूंगा? 13 लाख रुपया। पीसी अमाउंट ड्यू कर दिया जाएगा, पीसी अमाउंट ड्यू किया जाएगा। इधर देखो, अब जो मिल रहा है सो ले लूंगा। मुझे क्या क्या मिल रहा है? इक्विटी मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रहा है। तो लिखूंगा इक्विटी शेयर इन सन लिमिटेड, और ऐसी प्रेफरेंस शेयर इन सन लिमिटेड। ये इक्विटी शेयर कितना? 10 लाख का। ये कितने का? 3 लाख का। डिविडेंड मिल रहा है? नहीं। कैश मिल रहा है? नहीं। यहाँ पर लिखूंगा टू सन लिमिटेड। कितना? 13। देखो ये लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर इन सन लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर इन सन लिमिटेड टू सन लिमिटेड, 13 लाख रुपया। अभी जो हमारे पास शेयर आया है हम किसको देंगे? अपने शेयरहोल्डर को देंगे ना। तो इक्विटी वालों को इक्विटी दे दो और प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दे दो। तो यहाँ पर मैं अलग से ट्रीट करूंगा प्रेफरेंस वालों को। मैं यहाँ देखता हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट कितने पैसे, देखो आज तक वीडियो 3 लाख रुपया। टू प्रेफरेंस शेयर दूंगा। तो प्रेफरेंस कौन दे रहा है? देखो तो नाम क्या उसका है? 6% का नाम है। तो लिखूंगा टू 6% प्रेफरेंस शेयर इन, यही जो आया इसके नाम लिखोगे इन सन लिमिटेड है ना, तो ऐसे लिखोगे सन लिमिटेड। कितना रुपया? 3 लाख रुपया। यानी कि जो भी हमारे पास आया है वो देना रहेगा। प्रेफरेंस आया है तो प्रेफरेंस को दोगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पर लिखे हो तो होल्डर को क्रेडिट कर दोगे और क्या दोगे उनको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रख दे दोगे। अब बाकी जो बचा होगा इक्विटी रख दोगे। तो बचा क्या है इसमें? इक्विटी बचा हुआ है, तो इक्विटी रख दोगे। तो इक्विटी से होल्डर अकाउंट डेबिट कितना रुपया? क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफर कमीशन जाकर तो क्या लिखेंगे हम लोग? सन लिमिटेड लिखेंगे। ठीक है, कितना रुपया? 10 लाख रुपया। बाकी ये सब तो है नहीं, कैश भी नहीं है, प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस दे दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम बता दें कि एक खाता खुलेगा जिसका नाम क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कभी नहीं खोलते, कल खोलेंगे, इतना काफी है। खोल दे, पानी का खोल दे। ठीक है, तो इसका अभी सिर्फ जनरलाइज जो किया गया है वही किया गया है। सिर्फ उतना ही काम किया गया जितनी जनरल थी। अभी ये जो आखिरी काम है ये बताऊंगा तुम लोगों को कल। अभी किसी दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नहीं है, अभी दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसको नोट करना हो नोट कर लो, कुछ समझना चाहते हो कुछ समझ लो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, कुछ कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन दूर कर लो। क्या बताओ? जो हमने सिस्टम बताया कि सिस्टम के हिसाब से इनकी बात की जाएगी। जो असेट से बाहर कंपनी लिया उसको ट्रांसफर करना है, कर दिया गया। तो जो असेट लिया तो क्वेश्चन में फिक्स असेट थी, करंट असेट थी। जो असेट नहीं लिया तो कोई ऐसी असेट तो बची ही नहीं जो नहीं लिया है, तो कहाँ ट्रांसफर किया गया? देखो, जो लायबिलिटीज बायर कंपनी ने लिया तो क्या क्या लिया? डिवेंचर लिया और करंट लायबिलिटीज लिया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जो लायबिलिटीज नहीं लिया उसको ट्रांसफर किया गया। तो प्रेफरेंस अभी नहीं लिया था तो प्रेफरेंस को ट्रांसफर कर दिया प्रेफरेंस होल्डर में। बाकी और उसके अलावा जो असेट बची थी, लायबिलिटी बची थी, उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया गया? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर उसके बाद पीसी ड्यू किया गया कि हम कितना चाहिए, तो लिख दिया गया 13 लाख रुपये चाहिए। और 13 लाख रुपये आ भी गया तो किस रूप में आया? इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस के रूप में आया, ले भी लिया गया। और ले करके अपने पास नहीं रखेंगे, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दे दिया, इक्विटी वालों को इक्विटी दे दिया, बस इतनी एंट्री है। ठीक है, ये हमारा रहा पूरा कॉन्सेप्ट। इस ये जिस कॉन्सेप्ट बताया गया उसी कॉन्सेप्ट में इसको लगा डालो। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है लगा के लेके आना भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं दोनों कंडीशन में किया होगा, वो तो बताया नहीं है अभी। हैं? कौन चीज? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इन द केस ऑफ मर्जर बताएं, इन द केस ऑफ परचेज नहीं बताया ना अभी। नहीं, तो इसके वहाँ सिर्फ और सिर्फ इन द नेचर ऑफ परचेज हो चाहे इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, यही रहेगा। जब बायर कंपनी में जाएंगे ना तब उसके बाद 2 तरह से होता है। तो ये बायर के वहाँ ही नहीं चल रहे थे।